दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश विभाग की 2023 धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट का अनावरण किया, जिसमें 200 से ज्यादा देशों को शामिल किया गया है। ब्लिंकन ने उस समय कहा कि भारत में हमें धर्मांतर विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा और अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के घरों और पूजा स्थलों को नष्ट करने में चिंताजनक वृद्धि दिख रही है। रिपोर्ट में अल्पसंख्यक समूहों के विरोध हिंसा की विस्तृत उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें हत्याएं, हमले और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ शामिल है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत के 28 राज्यों में से 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं तथा कुछ राज्यों में विवाह से जुड़े जबरन धर्म परिवर्तन पर दंड का प्रावधान है। अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों ने सरकार की हिंसा से उनकी रक्षा करने और उनके विरुद्ध अपराधों की जांच करने तथा उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कायम रखने की प्रतिबद्धता और क्षमता पर सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट में विशेष रूप से मणिपुर का उल्लेख किया गया है, जिसके बारे में न हमारे प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, न राष्ट्रपति कुछ बोलती हैं और न स्पीकर महोदय कुछ बोलते हैं। वो दुनिया भर के विषयों पर 50 साल पुरानी इमरजेंसी पर तो बात करते हैं, परंतु इसी साल होने वाली मणिपुर की हिंसा पर कुछ नहीं बोलते। ये भी सच है कि चुनाव के बाद सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुई है। पिछला चुनाव इतने खराब अंदाज में लड़ा गया कि सरसंघचालक भी परेशान हो गए और उन्होंने चुनाव में हार के बाद अपने प्रवचन में मर्यादा के उल्लंघन पर खेद व्यक्त किया। श्री मोहन भागवत ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर सब लोग समझ गए कि इशारा किस तरफ है। मंगलसूत्र से लेकर भैंस और टोटी तक कौन पहुंचा हुआ है, घुसपैठियों और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों से कौन डरा रहा है, अपने ही मित्र पर टेम्पो में रुपया भरकर शत्रु को पहुंचाने का आरोप कौन लगा रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने से रोकने के लिए जान लड़ा देने की बात कौन कर रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी संस्था का सरसंघचालक भी इतना भयभीत है कि वो उस समय पर चुप्पी साधे रहा जब मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था, और बाद में बोला भी तो किसी का नाम नहीं ले सका। परंतु ये तथ्य स्वीकार करना होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान मानसिक शोषण और दिल दुखाने वाली बातें तो बहुत हुई, मगर हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई, यानी दंगा फसाद वगैरह नहीं हुआ। तो प्रश्न ये है कि चुनाव हो जाने के बाद और नई सरकार की स्थापना के पश्चात ये क्यों शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के मंडला में अचानक बड़े लंबे काल के बाद गौमांस का पता कैसे चल गया और फौरन बुलडोजर चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। छत्तीसगढ़ में अचानक पशु ले जाने वाले 3 लोगों की मॉब लिंचिंग क्यों कर दी गई। अलीगढ़ में एक व्यक्ति को चोर कहकर गुंडों ने पीट पीट कर क्यों मार डाला। हिमाचल प्रदेश में एक कपड़ों की दुकान क्यों लूट ली गई। तेलंगाना के मेदक में सांप्रदायिक दंगा क्यों भड़क उठा। ये सारा अत्याचार तो मुसलमानों के खिलाफ हुआ, परंतु दलित समाज के विरुद्ध भी कई घटनाएं सामने आई। दलित समाज के खिलाफ जो अत्याचार बढ़ रहा है, उसे आप राजस्थान से शुरू करें तो वहाँ एक दलित को दबंगों ने पीट पीट कर मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो उनके यहाँ से शराब नहीं लेता था। और मध्य प्रदेश में एक 70 साल महिला के साथ बलात्कार हुआ। आप सोचें कि 70 साल की जो है वो दलित महिला के साथ बलात्कार का क्या अर्थ है। अभी उज्जैन में एक अनुसूचित जनजाति की महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया। इस प्रकार अल्पसंख्यकों के साथ साथ दलितों पर भी अत्याचार में उफान आ गया है।
प्रश्न ये है कि इसका कारण क्या है। भाजपा चुनाव में कमजोर होने के बावजूद ये सब क्यों कर रहा है। इसको जावेद अख्तर के एक शेर की मदद से समझे। वो कहते हैं, जरा मौसम तो बदला है, जरा मौसम तो बदला है, मगर पेड़ों की शाखों पर नए पत्तों के आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द चेहरों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर इनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव के बाद मौसम तो बदला है, परंतु भाजपा को ये चिंता सता रही है कि मौसम के इस बदलाव से वो लोग उससे दूर न हो जाएं जो सत्ता के कारण उनके साथ आ गए थे। इसलिए वो ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है कि कुछ नहीं बदला, न प्रधानमंत्री बदले, न मंत्रिमंडल, यहाँ तक के स्पीकर भी नहीं बदला। और इसी के साथ न मॉब लिंचिंग में कमी हुई और न गौ रक्षा के दाम पर होने वाला हिंसा कम हुई, न तो बुलडोजर का चलना बंद हुआ और न इनकाउंटर में कोई रुकावट आई। मुसलमानों के साथ दलितों पर अत्याचार और बलात्कार का सिलसिला पहले की तरह चल रहा है। इसीलिए डबल इंजन सरकार में सांप्रदायिक हिंसा को सरकारी आशीर्वाद से बढ़ाया जा रहा है और दंगाइयों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परंतु ये खेल अब लोग समझ चुके हैं, इसलिए वो न डरेंगे और न दबेंगे। इस चुनाव ने जनता के दिल से भाजपा और प्रधानमंत्री का डर समाप्त कर दिया है और बहुत जल्द उनकी सत्ता भी समाप्त हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये संदेश जा चुका है। इसलिए पहले जो लोग ढके छुपे अंदाज में मोदी सरकार पर टीका टिप्पणी करते थे, अब खुलेआम करने लगे हैं। अमेरिका की ये रिपोर्ट इसका खुला प्रमाण है कि मोदी का दबदबा पहले की तुलना में बहुत घट गया है, वरना ब्लिंकन द्वारा ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। परंतु मोदी सरकार के द्वारा ये चिराग के बुझने से पहले वाला भड़कना है। आपने सुना होगा कि चिराग बुझने से पहले बहुत जोर से भड़कता है और ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। परंतु आज या कल इस दीपक को बुझना ही है, इसका बुझना तय हो चुका है। इस बार बीजेपी सिर्फ 1% वोट के फर्क से सत्ता में आई है, यानी 1-1.5% वोट अगर एनडीए से निकलकर इंडिया गठबंधन की तरफ चला जाता तो जो है पूरा एनडीए मिलकर भी जो है वो बहुसंख्या में नहीं आ सकता था, उसको जो है वो मेजॉरिटी नहीं मिल सकती थी। तो आगे चलकर ये जो सोए हुए लोग हैं 1-1.5% अगर वो जाग जाएं और अपने वोट का प्रयोग इनके खिलाफ करें तो ये चिराग बुझ जाएगा और अंधकार छट जाएगा। जावेद अख्तर यही कहते हैं, अंधेरे ढल गए रोशन हुए मंजर, जमी जागी फलक जागा तो जैसे जाग उठी जिंदगानी, मगर कुछ याद माजी ओढ़ के सोए हुए लोगों को लगता है जगाने में अभी कुछ दिन लगेंगे। हाँ तो दोस्तों, इन कुछ दिनों में भाजपा अपना जोर जुलूम बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसका अत्याचार बढ़ेगा। मगर साहिर लुधियानवी ने कहा था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।